नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने फंड हाउस को एक से ज्यादा ईएसजी योजनाएं शुरू करने की इजाजत दे दी है। नई ईएसजी कैटेगरी म्यूचुअल फंड को अलग अलग ईएसजी प्रोफाइल वाली कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देगी और फंड हाउस 5 नई कैटेगरी जो कि सब कैटेगरी है, जिसमें एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव के तहत स्कीम ला सकते हैं। तो हम समझेंगे कि आज की क्या ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहिए, किसी थीम में निवेश करने के क्या है फायदे, क्या रखें खास ध्यान। इस खास चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी और विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और शुरुआत इसी खबर से करते हैं जो कि ईएसजी फंड से जुड़ी हुई है। ईएसजी, आप सबको सबसे पहले बता दें कि एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्कीम कही जाती है, एक थीमेटिक फंड है और सेबी ने एक नया मैंडेट दिया है, या कह सकते हैं कि एक नया निर्देश दिया गया है एएमसीज को, जो कि वो एक से ज्यादा ईएसजी फंड्स ला सकते हैं। जरा इसके मायने समझते हैं। सबसे पहले हेमंत जी, मतलब एक एएमसी एक से ज्यादा ईएसजी फंड्स ला सकती है। पहले जो सेबी ने कहा है, क्या कहा है और इसके पीछे की वजह क्या मानी जा सकती है? जी स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब ईएसजी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक ये थीम है और वेस्टर्न कंट्रीज में मैं कह सकता हूँ कि काफी पॉपुलर है, हमारे देश में भी पॉपुलर हो रहा है। हुआ क्या है कि देखिए, ये जो नए नॉर्म्स आए उससे पहले म्यूचुअल फंड जो है वो ईएसजी थीम के अंदर एक ही फंड लॉन्च कर सकते थे। उसमें ये कंडीशन थी कि अगर आप जब कोई ऐसा फंड लॉन्च करते हैं तो मिनिमम 65% पैसा जो है या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहां पे बीआरएसआर नॉर्म्स जो है बहुत ही क्लियरली फॉलो होते हैं। तो लेकिन फंड इंडस्ट्री ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया, रिप्रेजेंटेशन किया इंडस्ट्री सेबी के पास कि हमें मल्टीपल फंड्स विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज अलाउ कीजिए। और आई थिंक सेबी ने भी ये रियलाइज किया, क्योंकि ये थीम, जैसा मैंने कहा, ये इमर्जिंग थीम है। इसमें कुछ चीजों की जरूरत थी। एक तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी, जैसा आपने कहा, उसमें उसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सके अलग अलग तरह के ईएसजी फंड्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को ग्रीन वॉशिंग से प्रोटेक्ट किया जाए। तो अभी समझने की जरूरत है कि ग्रीन वॉशिंग क्या चीज है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि जब कंपनीज जो है वो ये इंप्रेस करती हैं, बताने के लिए कोशिश करती हैं कि हम सस्टेनेबल है, लेकिन उसके लिए वो फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं। तो सेबी का ये मानना था कि जहां एक तरफ ये जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरी तरफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि उनको ये ग्रीन वॉशिंग से और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप है। और यहाँ पे सेबी ने कुछ नॉर्म्स भी बनाए हैं ट्रांसपेरेंसी के। जैसे हर महीने जब वो पोर्टफोलियो डिक्लेयर करेंगे तो उनको बीएसआरएस का जो स्कोर है वो देना होगा, और ये भी बताना होगा कि किस ईआरपी ने ये इनको जो रेटिंग दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने कहा था पहले कि जो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वो आएगी यहाँ पे, और एक थीम जो डेवलप हो रहा है उसको सही समय पे जब आप ऑप्शन देंगे और उसको थोड़े नॉर्म्स को थोड़ा टाइट करेंगे, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए और फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप। बिल्कुल विश्वजीत जी, आपका एक मैं रिएक्शन इस पे चाहती हूँ कि ईएसजी फंड्स ऑलरेडी, जैसा कि बताया हेमंत जी ने, कि बाहर के मार्केट्स में ज्यादा प्रचलन में है। काफी पुराना बाजार है ईएसजी फंड्स का, भारत में ये इमर्जिंग है। अभी कुल मिलाकर हम देखें, कुछ अलग अलग एएमसीज के 10 ईएसजी फंड हैं जो अभी प्रचलन में है निवेशकों के लिए। तो मतलब अगर 5 मैक्सिमम जो अलग अलग जो सब कैटेगरी बनाई गई है, एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव है, इन तमाम 5 कैटेगरी में एक एएमसी एक से ज्यादा फंड भी ला सकते हैं। मतलब 5 कैटेगरी के अलग अलग एक एक फंड भी लाए जा सकते हैं। क्या ये निवेशकों के लिए कुछ कंफ्यूजन तो नहीं पैदा कर देगा? क्योंकि ईएसजी इन इटसेल्फ इज अ थीमेटिक कैटेगरी। सबसे पहले इसमें निवेश करने से पहले काफी सोचना समझना पड़ता है, उसमें भी
सब कैटेगरीज जब बना दी जाती है तो निवेशकों के लिए एक राह आसान करने वाली बात है या फिर कंफ्यूजन बढ़ाने वाली बात हो गई? इसमें 5 नए फंड्स आएँगे, एक एएमसी 5 न्यू स्कीम्स लॉन्च कर पाएगी। तो थोड़ा-सा निवेशकों के लिए, क्योंकि अभी ईएसजी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ग्लोबली जैसा हेमंत जी ने बताया काफ़ी पॉपुलर है और ये बहुत अच्छा थीम भी है कि आप किसी एक क्राइटेरिया पे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स, इस ईएसजी रेटिंग के हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे स्टॉक्स को, जो कि बहुत अच्छा है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज होंगी, सोशली मतलब क्या वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं या क्लाइंट्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करती हैं। और तीसरा जो क्राइटेरिया है ईएसआर, मतलब इन तीनों में अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है कंपनी की कि वो कितनी सस्टेन करेगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर इसका स्कोर जब म्यूचुअल फंड्स को मिलता है इन स्टॉक्स का, तो उनको पता लग जाएगा कि एक अच्छी कंपनी है, रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, तो अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बन सकता है। जहां तक कि निवेशकों की बात है, मेरे हिसाब से अभी ये फंड्स इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है। केवल 10 फंड्स हैं जिन्होंने ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं, और ऐसी जब 40-50 स्कीम्स मार्केट में आएंगी तो इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और सेबी का जो रोल है बहुत ही क्लियरली डिफाइंड रोल है कि जो भी स्कीम है उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो इन कौन सी 5 कैटेगरीज में ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, और अगर वो चेंज भी करते हैं कोई क्राइटेरिया तो उनको अनाउंस करना पड़ेगा और हर महीने, जैसे कि हेमंत जी ने बताया, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉपुलैरिटी आने वाली है और आने वाले टाइम में ईएसजी इंडिया में काफी पॉपुलर होंगे। रिटर्न्स अगर हम देखें तो बहुत पॉपुलर नहीं है अभी, क्योंकि निवेशकों के लिए बहुत ये डार्लिंग फंड्स नहीं है। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है ये थीम काफी पॉपुलर होगी और अवेयरनेस होगी, तो अपने आप जो डाउट है, जो इग्नोरेंस है, वो कम कम होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ईएसजी फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ने और एक एक्सपेंशन से जो दायरा बढ़ा है उससे फायदा होने के पूरे पूरे आसार आपको नजर आ रहे हैं। ईएसजी स्कीम एक थीमेटिक फंड है, तो जरा थीम पर अब हम आते हैं और हेमंत जी आपसे समझेंगे, जब किसी थीम की बात होती है, थीमेटिक फंड की बात होती है, तो क्या समझने की जरूरत है एक थीमेटिक फंड के बारे में? एक थीम को कैसे समझा जाता है? हम ईएसजी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस थीम पर काम करती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल देकर आप अगर दर्शकों को समझाएं कि एक थीमेटिक फंड जो होता है वो कैसे काम करता है। आई थिंक स्वाति बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक एक तरफ हमारे पास होते हैं नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड फंड, जिनको हम प्लेन वनीला फंड बोलते हैं। एक तरफ होते हैं सेक्टर फंड। वो फंड किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और आपको बताया जाता है कि वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा होता है थीम्स। थीम्स का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर से वो रिलेटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर थीम है। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, आज के समय में काफी सारे थीमेटिक फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के द्वारा। जैसे ऐसे फंड है मैन्युफैक्चरिंग थीम जो फॉलो करते हैं, बिजनेस साइकिल, डिविडेंड यील्ड, क्वांट फंड्स के कंजम्पशन थीम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम थीम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को अगर कोई लगता है कि ऐसा थीम है जो एक अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप्स हो सकता है, उसमें पोटेंशियल है, तो फिर वो एक थीमेटिक फंड लेके आते हैं। बट हमने ऐसा भी देखा है कि जब भी एक थीम पॉपुलर होता है तो काफी सारे फंड उस थीम को फॉलो करके अपने फंड्स को लॉन्च करते हैं। तो थीमेटिक फंड्स को आपको ऐसे देखना है कि अगर हम, जैसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डाइवर्सिफिकेशन लेवल क्या है। सेक्टर फंड से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि सेक्टर फंड का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है और एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है डेफिनेटली, क्योंकि ये थीम जो है वो अक्रॉस सेक्टर्स हो सकता है, राइट। जैसे अगर हम कंजम्पशन थीम की बात करें या बिजनेस साइकिल थीम की बात करें, करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जब एक नई बिजनेस साइकिल शुरू होती है तो उससे फॉर एग्जांपल किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह के स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जिनको फायदा होगा, जिनको आप देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको वेल डाइवर्सिफाइड नॉर्मल प्लेन वनीला फंड से करेंगे तो वहां पे उसके मुकाबले में थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन कम होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझना है इन्वेस्टर्स को कि जब आप किसी थीम को देखते हैं, थीम कोई सुनने में काफी अच्छा लग सकता है और हो सकता है उसमें काफी पोटेंशियल भी हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो थीम
के लिए आपके पोर्टफोलियो में जगह है कि नहीं, जैसे हम हमेशा सेक्टर फंड के लिए बोलते हैं। और इश्यू यहाँ पे क्या है स्वाति, के सेक्टर फंड को देखना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो का होल्डिंग डिटेल देख के देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर मेरे पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर है। टीम्स में ये देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस मार्केट कैप्स होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि थीम, अच्छा थीम, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन ने पिछले कुछ समय से अगर हम देखें 1.5 साल से काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसका एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो सकता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो थीम को देखें, समझें। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि फंड मैनेजर को लगता है कि थीम में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट को लगता है कि नहीं, अभी उसके लिए हम तैयार नहीं है। तो कुछ इश्यूज हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको समझने की जरूरत है, इससे पहले कि आप किसी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। जैसा हेमंत जी कह रहे हैं, विश्वजीत जी, जो एक थीम है जिस पर हम बात करें, जैसे ईएसजी, इंफ्रा हो गई, हाउसिंग एक थीम है, एक टाइम पर मेक इन इंडिया थीम बहुत ज़्यादा चली थी, डिजिटल इंडिया की थीम की हम बात करते हैं, और वहीं पर एक सेक्टर होता है, एक सेक्टोरल फंड होता है। सेक्टर में अलग अलग थीम्स हो सकती है, और जो थीमेटिक फंड है वो एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। एक डिफरेंस निवेशकों के आसान समझ के लिए जो हेमंत जी ने भी बताया, उसमें जोड़कर आप बताना चाहें कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं? देखिए, बिल्कुल, जैसे बैंकिंग है तो वो बैंकिंग सेक्टर है, तो वो बैंकिंग जो फंड होगा, सेक्टोरल फंड होगा, वो केवल बैंकिंग के स्टॉक्स में निवेश करेगा। या ऐसा फार्मा सेक्टर है तो वो फार्मा की कंपनीज में ही स्टॉक्स में निवेश करेगा। लेकिन अगर कोई थीमेटिक फंड है, मान लीजिए हेल्थ केयर है या हाउसिंग को ले लेते हैं, अगर आज कोई हाउसिंग थीम फंड आता है, कोई थीमेटिक फंड आता है, तो जरूरी नहीं है उसको हाउसिंग कंपनीज में निवेश करना है। वो कंस्ट्रक्शन में भी निवेश कर सकते हैं, वो बैंक के स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बैंक लोन देगा उन कंपनी को, तभी हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा। या पेंट कंपनी जैसे स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब घर बनेंगे तो पेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मल्टीपल सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो थीमेटिक फंड में आ जाते हैं। सेक्टोरल फंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसी सेक्टर में निवेश करना है। लेकिन जब हम थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है सेक्टोरल फंड्स के कंपैरिजन में, और इसलिए थोड़ा रिस्क भी इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है सेक्टोरल के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ी ब्रॉड थीम में निवेश करना है, और ऐसा भी होता है कि एक सेक्टर परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया, वो भी साइक्लिकल हो जाता है, लेकिन थीम में बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो होता यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं और आपको लगता है या हेल्थ केयर थीम है, या जैसा आपने बोला, मतलब हम रूरल डेवलपमेंट, रूरल कंजम्पशन कोई थीम है, या हाउसिंग कोई थीम है, तो थोड़े लंबे समय अगर आप निवेश रहते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये थीम जब ग्रो करेगी तो आपके जो रिटर्न्स है, परफॉर्मेंस है, वो मार्केट को बीट करेंगे। तो इस वजह से थीमेटिक फंड्स पॉपुलर होते हैं। ये उन थीम्स को निकालने की कोशिश करते हैं जो अभी आपको लग रहा है कि पॉपुलर नहीं है, बट आने वाले समय में ये ओवर परफॉर्म करेंगे, मार्केट को बीट करेंगे। तो ये सोच के ये थीम्स बनाई जाती हैं। और जैसा हेमंत जी ने बताया, कई बार ये थीम्स पॉपुलर होती हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाती, किसी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, कभी माइक्रो फैक्टर्स की वजह से। तो ये थीम कभी कभी परफॉर्म नहीं करती, इसलिए ये हाई रिस्क भी माना जाता है इनको। तो ओवरऑल निवेशकों को यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो थीमेटिक फंड जरूर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर लें, क्योंकि ये हाई रिस्क फंड्स हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए चलिए यहाँ पर रुकते हैं, आगे भी जारी रखेंगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है फायदे और नुकसान या जोखिम हम कह सकते हैं थीमेटिक निवेश से जुड़े हुए। आपको एक्चुअली पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत थीमेटिक फंड को देना चाहिए, इस पर भी एक छोटी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं थीमेटिक निवेश की। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर से हम खास चर्चा कर रहे हैं। हेमंत जी, थीमेटिक फंड्स की क्योंकि यहाँ पर बात हुई, ईएसजी फंड से हमने चर्चा शुरू की थी जो कि एक थीमेटिक फंड ही है। इसके नफा नुकसान समझना भी जरूरी है। काफी डिस्कशन में हम बात कर चुके हैं, पर एक निवेशक के लिए अभी एट द मोमेंट किसी थीम में निवेश करने का क्या मतलब होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्या उसके फायदे हैं और क्या पॉसिबल डाउनसाइड्स हो सकते हैं किसी एक थीम में निवेश करने के?
देखिए स्वाति, हमने जैसे बात की तो मैं फिर से वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि जब हम थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर थीम है जो एक अक्रॉस सेक्टर अक्रॉस मार्केट कैप्स हो सकता है। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं वो सूटेबिलिटी देखने की जरूरत है। वो सूटेबिलिटी कैसे आएगा? मेरा ये मानना है कि अगर आप नए निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, एक नॉर्मल एसआईपी से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, आप इनके न्यूएंसेस, इनके अटेंडेंट रिस्क को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ना बन जाए, जब तक आपका पोर्टफोलियो एक सर्टेन साइज का ना हो जाए, तो आप सेक्टर थीमेटिक इन फंड से दूर रहिए। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप किसी अच्छे फंड के साथ हैं, अच्छे फंड का मतलब यह है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और किसी सेगमेंट, किसी किसी थीम में अगर कोई पोटेंशियल है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका जो फंड मैनेजर है उनको पता है कि कौन सा थीम है जो आज काम कर रहा है, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक्सपोजर आपको एक नॉर्मल जो डाइवर्सिफाइड फंड है वहां पे भी मिलेगा। हाँ, एक बार आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तब आप डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है थीमेटिक फंड, क्योंकि जैसे हमने बात की कि वहां पे लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उतना कम ज्यादा नहीं होता है जैसा सेक्टर फंड में होता है, और क्योंकि अक्रॉस सेक्टर्स है, अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स है, तो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक सेक्टर फंड से ज्यादा होता है। तब डेफिनेटली एक थीमेटिक फंड की पोर्टफोलियो में जगह रहती है। लेकिन वहां पे भी इंपॉर्टेंट है दो तीन चीजें देखना। एक तो क्या आप उस थीम को समझते हैं, उसके पोटेंशियल को समझते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर एक थीम का फंड आता है, वो अच्छा पॉपुलर है, तो बहुत सारे फंड जो है उस थीम को फॉलो करते हैं। अब हो सकता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तक 1 साल हो चुका, 6 महीना हो चुका उस थीम के लिए, कितना पोटेंशियल रहा, कितना नहीं रहा। तो ये चीजें भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक पहली बात, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो। तीसरा, आपकी जो टाइमिंग है एंट्री और एग्जिट की, हालांकि वो ज्यादा फोकस रहती है सेक्टर फंड में, यहाँ पे उतनी शायद नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक एंट्री और एग्जिट लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए, इनमें पोटेंशियल है कि जो आपके जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उनसे ज्यादा रिटर्न दें। लेकिन जैसा मैंने कहा, टाइमिंग और सिलेक्शन ऑफ थीम, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको, और सुटेबिलिटी, ये 3 फैक्टर को देख के ही आपको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। विश्वजीत जी, जैसे हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम अपना एक कोर पोर्टफोलियो हमने सेट कर लिया, स्ट्रैटेजी सेट कर ली कि हाँ, हमें एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या एक स्मॉल कैप फंड चाहिए, एक मल्टी या फ्लेक्सी कैप फंड को जोड़ते हैं, तो हम लगभग अपना 70 से 80% पोर्टफोलियो बना लेते हैं अपने गोल के हिसाब से। फिर थोड़ा सा एक स्पेस बचता है वैसे निवेश का जब थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं। तो क्या एक थीमेटिक फंड उस टैक्टिकल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है जहां पर थोड़े बाजार के मूवमेंट का भी फायदा लिया जा सके, किसी पर्टिकुलर थीम का फायदा लिया जा सके, और वो टैक्टिकल पोर्टफोलियो लगभग पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज कोई निवेशक रख सकता है? जी बिल्कुल स्वाति जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ, अगर आपका कोर पोर्टफोलियो है तो आप 7-8 फंड्स में आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। अगर 70% कोर पोर्टफोलियो और 30% आप टैक्टिकल रखते भी हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर रिस्क ओवरऑल पोर्टफोलियो में बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम 15% का एडवाइस रहता है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स मिलाकर, अदरवाइज ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क काफी हाई हो जाता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये रोज कोई ना कोई न्यू थीम और न्यू आइडियाज लेके आती हैं, उनको एयूएम चाहिए होता है, तो आप हर फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब विद इन थीमेटिक फंड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, सारा एक ही थीम में लगा देंगे तो वो भी रिस्क हो जाता है। तो विद इन 15% का जो एलोकेशन है, उसमें भी आप एक दो इंपॉर्टेंट थीम्स में निवेश करें, ताकि एक थीम में ना करें और पूरा रिस्क एक थीम में हो सकता है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15% पोर्टफोलियो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में रख सकते हैं। इससे ज्यादा का रखेंगे तो रिस्क है। और 7-8 फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको अच्छा खासा एक्सपोजर दे देते हैं अक्रॉस मार्केट कैप। तो आप ज्यादा स्कीम्स और में इंटरेस्टेड ना रहे कि नई थीम आई है या कोई नया एनएफओ आया तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। मेरे हिसाब से जितना पोर्टफोलियो छोटा होगा उतना आप ट्रैक भी कर पाएंगे, मेजर भी कर पाएंगे। और ये थीम्स, थीमेटिक फंड्स जो होते हैं, थोड़ा से रिस्की हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है कि वो थीम कब जाके पीक पे आएगी और आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी, कब आपको निकलना है।
तो आप जब भी करें इन्वेस्ट, जब आप सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, आप ऑलरेडी आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है और आप 2-3 मार्केट साइकिल्स देख चुके हैं, जब आप समझते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को, तभी आप थीमेटिक फंड्स में निवेश करें। अदरवाइज ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल कंप्लीटली नो है और बहुत हाई रिस्क है। बिल्कुल, तो न्यू इन्वेस्टर मतलब नया निवेशक उनके लिए काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। थोड़ी बाजार की नॉलेज होना जरूरी है, थोड़े थीम पर पकड़ होना जरूरी है। पर हेमंत जी, हम अनुभवी निवेशक की बात करते हैं कि अनुभवी निवेशक के लिए निवेश करना बेहतर रहता है थीमेटिक फंड में या फिर सेक्टोरल फंड में। कितना अनुभव होने की जरूरत है? क्योंकि एक जो निवेशक है वो 3 और 4 साल उनको हो गए हैं इन्वेस्ट करते हुए, क्या वो अपने आप को अनुभवी निवेशक मान सकते हैं? क्या वो समझे कि हाँ अब उनका समय आ गया एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में निवेश करने का? तो एक अनुभवी निवेशक कौन है इस पूरे मामले में, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है सर। स्वाति, आई थिंक जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है। जैसा मैंने कहा, अगर एक आम निवेशक है जो मान लीजिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक एसआईपी कर रहे हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कर रहे हैं, या कोई एसेट खरीदने के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी मॉनिटरिंग लेवल अलग है, राइट? आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अलग है। एक तो आप ऑलरेडी इक्विटी में हो जो एक रिस्की एसेट क्लास है, फिर अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है उस केस में तो आपके पास अगर 10 साल भी हो, तब भी मुझे नहीं लगता कि आपको वो देखने की जरूरत है। हाँ, अगर आप ऐसे निवेशक हैं, जैसे मैंने कहा आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो, वो बड़ा जो एक टर्म थोड़ा डिस्क्राइब थोड़ा करना मुश्किल है, बट मान लीजिए आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, जैसे हमने बात की कि 10-15% आप डालें, तो कुछ ना कुछ उतना अमाउंट होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो को डिफरेंस हो जाए। मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें अगर आपने 50,000 डाल दिया 5%, तो कोई आपके पोर्टफोलियो में असर नहीं पड़ने वाला। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो कि अगर आप 10-15% किसी थीमेटिक सेक्टर फंड में लगाएं, तो कहीं ओवरऑल आपके रिटर्न में कुछ फर्क हो सके। दूसरी बात, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो लमसम डाल सकते हैं, सिस्टमैटिक डाल सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है पैसा समय समय पे, राइट, तब आप एज एन इन्वेस्टर इन फंड्स को देख सकते हैं। बट अगेन आई थिंक इंपॉर्टेंट है थीम कौन सा चुन रहे हैं, कितना एलोकेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे एक नॉट सो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, अपने नॉलेजेबल इन्वेस्टर नहीं हो, अगर कोई थीम में पोटेंशियल है तो आप मान के चलिए कि आपके फंड मैनेजर डेफिनेटली उस थीम में आपका पैसा लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप उस थीम के पोटेंशियल से आप दूर रहेंगे या वंचित रहेंगे। हाँ, एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि मैं खुद से एलोकेशन कर सकता हूँ, तो आप कीजिए। बट जैसा मैंने कहा, रिस्क कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी कि आपने कितने साल इक्विटी मार्केट में बिताए। रिस्क कैपेसिटी मतलब जोखिम लेने की क्षमता जो आपकी है, वो समझकर आप किसी एक ऐसे थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में निवेश कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो हेमंत जी ने कहा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे किसी फंड में आप एक मुश्त पैसा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही हेमंत जी, एक लमसम अमाउंट पैसा डाल दिया थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में एंड लेट इट ग्रो, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है एसआईपी के अलावा एक मुश्त लमसम इन्वेस्टमेंट का। यस और नो, एक छोटा सा जवाब आपसे हेमंत जी, यही आपने कहा था। बिल्कुल सत्या, हमने जैसे बात की कई बार कि ये एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए एक थीम है जिसकी जो 2-3 साल चलने वाला है, आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप टाइमिंग करते हैं, तो ये थीमेटिक फंड में टाइमिंग करना जरूरी है, और टाइमिंग तभी काम करता है जब आप डेफिनेटली कुछ लमसम पैसा लगाएं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी बात हेमंत जी ने बताई। और विश्वजीत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे दर्शकों के सामने थीमेटिक फंड की बारीकियां समझाने के लिए। मनी गुरु में आज के शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।